क्लाउड सीडिंग एक टर्म है जो लगातार न्यूज में चल रहा है। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग। क्या इंसान वर्षा कर सकता है? क्या व्यक्ति पानी बरसा सकता है? क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम सूखे से भी लड़ लें? हम जब चाहे जहां एग्रीकल्चर कर ले, इरिगेशन करवा दे, पोल्यूशन को हटा दे। क्या ये पावर हमारे पास आ चुका है? क्लाउड सीडिंग एक टर्म है जो लगातार न्यूज में चल रहा है। क्लाउड सीडिंग है क्या? हम आपको आज इस सेशन में एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। अगला कुछ समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके लिए हमने अपने पास रखा है कि पहले हम कोशिश करेंगे कि पानी को इवापोरेट कराएंगे, इसको हम कहीं ले जाकर कंडेंस कराएंगे और इस पे आज हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हम आपको दिखा सके कि आखिर क्या पानी हम कहीं भी बरसा सकते हैं। इससे पहले कि हम इस एक्सपेरिमेंट में चले, कुछ चीजें सुन लीजिए। क्लाउड सीडिंग एक टर्म चल रहा है जिसका मतलब है कि मैं क्लाउड्स, बादल में जाकर कुछ सीडिंग कर दूंगा, पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस, कुछ भी ऐसी चीज डालूंगा जो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जब ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा मॉइस्चर को, तो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ये ड्रॉपलेट और गिर जाएगा। इसी को हम प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखते हैं। वाटर सीडिंग या क्लाउड सीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उसके पहले आपको समझना होगा कि आखिर बादल बनता कैसे। आइए चालू करते हैं, बादल बनाते हैं। सबसे पहले हमने अपने इस पूरे सेटअप के लिए पानी को गर्म करना चालू कर दिया है। अब पानी उधर गर्म होने दीजिए। पानी क्यों हम गर्म कर रहे हैं समझिएगा। इवेपोरेशन पहला स्टेप है। जब पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा। आवाज अगर आपको आ रही है तो हमारा पानी गर्म होना चालू हो चुका है। अभी हम इस पानी को गर्म करके आपको दिखाएंगे कि इवेपोरेशन से पानी बाहर निकलेगा। जब पानी मॉइस्चर बाहर निकलेगा तो हीट लेकर बाहर निकलता है। उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब ये हीट लेकर बाहर निकलता है तो ऊपर की तरफ हवाएं इसको लेकर जाती है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर ले जाएंगी ये ठंडा होता चला जाता है, और चूंकि ठंडा हो जाता है तो पानी कैरिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी उस हवा का कम होता चला जाता है और इसीलिए वो मॉइस्चर बाहर फेंकने लगती है। यही मॉइस्चर फिर आसपास के हाइग्रोस्कोपिक से चिपकता है और चिपक कर एक बड़ा क्लाउड बना सकता है, एक बड़ा रेनफॉल का ड्रॉपलेट बना सकता है। हमारा पानी बस गर्म हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। भाई सन की रेस पड़ती है तो कितना समय में इवेपोरेट होता है। अभी बस इवेपोरेशन चालू होगा जिसको हम ऊपर उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कंडेंस होगा, किस लेवल पर जाके कंडेंस होकर क्लाउड बनता है। पर हर बादल नहीं बरसता क्योंकि उसका वेट इतना नहीं होगा। क्लाउड सीडिंग इसलिए की जाती है कि यहां पर पानी का मॉइस्चर का कंटेंट एक जगह इतना एकत्रित कर लिया जाए कि पानी भारी होकर नीचे गिरे। हमें थोड़ा बहुत वहां भाप बनता हुआ दिख रहा है। आप अगर थोड़ा सा और इंतजार करेंगे तो शायद वो बनकर तैयार होने वाला है। पानी भाप बनकर बाहर निकलेगा और हम इस कैमरे पे आज आपको दिखाएंगे कि कैसे इवेपोरेशन हो रहा है और उसको हम कंडेंस करके भी आपको यहीं दिखाएंगे। बस आपका थोड़ा सा और समय हमें चाहिए। तो अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन और इसी के बाद होता है प्रेसिपिटेशन, अगर उतना मॉइस्चर मिल जाए तो। पानी लगभग गर्म हो चुका है। पानी लगभग गर्म हो चुका है और अगर हम आपको अब दिखाएं तो आपके सामने देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये बाहर निकल रहा है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना एक बर्तन रख दिया है, मैंने इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया है। इसका मतलब मैं बर्तन रख क्यों रहा हूं समझिएगा। मैंने बर्तन ये इसलिए इसके ऊपर रखा है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो ऊपर उठ रहा है, वो ऊपर उठेगा, उसको एक ठंडी सरफेस चाहिए। वो ऊपर होते होते ठंड में देखेंगे आप यहां पर कंडेंस कर लेता है। तो अगर आप इस प्लेट को देखें अब इस तरफ से, अगर आपको दिख रहा हो ये, तो आप देखिएगा इस तरफ पूरा ये मॉइस्चर जमा हो गया है। अगर आपको ये थोड़ा दिख पा रहा हो तो आप देखिएगा ये पूरा मॉइस्चर यहाँ जमा हो गया है। ये मॉइस्चर कुछ नहीं है, ये जितना नीचे से भाप आ रहा है ऊपर उठता चला जाता है और जैसे ही ये ठंडा होता चला जाएगा वैसे ही ये मॉइस्चर बनाता चला जाएगा। पर ये बरस तो नहीं रहा है, ये सिर्फ यहाँ इकट्ठा हो गया है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालने की कोशिश की, मैंने थोड़ा जैसे ही इसमें नमक डालने की कोशिश की, जो भी वहां का पार्टिकल है या जैसे भी वो वहां पर जुड़ा होगा, सब पानी एक तरफ इकट्ठा होने की कोशिश करता है क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है मेरा नमक। अब पानी इसकी तरफ आ रहा होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी कहीं ना कहीं एक दूसरे में जमा होकर बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना लेगा। अगर अब आपको यहाँ पर और ठीक से दिख रहा हो तो देखिएगा कितना बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बन गया है। चूंकि बहुत
छोटे स्तर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसीलिए शायद यहां पर आपको वर्षा होते तो हम नहीं दिखा सकते हैं, पर एग्जैक्टली होगा यही क्लाउड सीडिंग में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, और ऊपर हम चाहते हैं कि हम पानी को, मॉइस्चर को इकट्ठा कर लें एक जगह। समझते हैं तीन तरीके की क्लाउड सीडिंग होती है। पहली स्टैटिक, जिसमें कि आप सिंपल बादलों में जाते हैं और कुछ स्प्रिंकल कर देते हैं जैसे कि ड्राई आइस। दूसरा होती है डायनेमिक। डायनेमिक सीडिंग में लगातार हम कोशिश करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, हमारे पास एयर करंट्स बने रहे जो हवा को और ऊपर लेकर जाते रहे और वर्षा की स्थिति बनी रहे। तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक, जहां पर हम फिर से कोई भी ऐसा केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, उसको स्प्रिंकल करते हैं और एक जगह पानी को इकट्ठा कराते हैं। ये तीन तरीके की मेरे पास क्लाउड सीडिंग होती है। अब सवाल यह है कि सब चालू कहां से हुआ? ये चालू हुआ है सर जनरल इलेक्ट्रिक की लैब यूएसए से। जी हां, पहला सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं विंसेंट शॉफर एंड इरविंग लैंगमुइर। ये दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब से यूएसए में क्यूरोसिटी जागती है कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं इस क्लाइमेट को। एक प्रोजेक्ट चालू कर देता है यूएसए, उसका नाम है प्रोजेक्ट साइरस, कि क्या हम बादल बना सकते हैं, क्या हम रेनफॉल ला सकते हैं। ये बात बस यूएसए की नहीं है। अगर 1940-50 में यूएनएसए चालू करता है तो यूएसएसआर, इजराइल और लगातार तमाम देश चालू करते हैं, और चाइना, यूएई, यूएस, इंडिया, थाईलैंड, या फिर आप बात करिए रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पाकिस्तान, ये सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं किन्हीं कारणों से कि हम क्लाउड सीडिंग करा लें। सबके अपने अपने दरमियान, सबके अपने अपने रीजन से। 2008 में जब चाइना में ओलंपिक्स हो रहा था, तब चाइना ने यूज किया था क्लाउड सीडिंग कि हम वातावरण को ठीक रखें, पानी बरसा दे पहले ही। एक बार तो रशिया की परेड हो रही थी, उसको पानी बचाने के लिए पहले ही क्लाउड सीडिंग कर दिया गया था कि पानी पहले ही बरस जाए। इसका मतलब है जो क्लाउड सीडिंग है ये बहुत लंबी टेक्नोलॉजी और बहुत लंबे समय से चल रही है। पर भारत में आप अगर इसको ढूंढेंगे तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था 1957 से 66 के बीच में, जहां पर कोशिश की गई थी कि भाई क्लाउड सीडिंग कर कर हम देखें कि क्या क्या हम बदल सकते हैं। इसको एक बृहद रूप दिया गया था जब मुंबई के वेस्टर्न घाट्स में ट्रायल किया गया था 1973-79 में। जब ये सब होते हुए दिख रहा था कि कहीं सक्सेस है कहीं फेल है, तो कर्नाटका में चालू किया गया था। 1990 से लेकर 2000 तक हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इन सबसे प्रेरणा पाकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एक एक्सपेरिमेंट करता है, उसका नाम है काइपिक्स। 10 साल महाराष्ट्र के सोलापुर में ये एग्जामिनेशन चलता है, एक इवैल्यूएशन चलता है, और इसमें पता चलता है कि जी हां, हम क्लाउड सीडिंग कर कर 46% तक मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है 46% तक प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ सकती है अगर हम ठीक तरीके से कर सके तो। पर यहां कुछ बेसिक कंडीशंस थी जिसको मीट करना पड़ेगा, तभी पानी बरसेगा, अन्यथा नहीं बरसेगा। जिसमें पहली कंडीशन थी कि मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी पानी बरसेगा, नहीं तो पानी नहीं बरसेगा। अगर मैं सिर्फ यहां पर एक खाली ले लूं इस पूरे कंडेंसेशन वाले सरफेस को और इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो, तो मैं लाख नमक छिड़कता रहूंगा, पानी नहीं बरसेगा सर। पर ये पानी तब बरसेगा जब आप यहां पर नमक भी डालेंगे और मॉइस्चर पहले से मौजूद हो। इसका मतलब है क्लाउड सीडिंग के कुछ अच्छे इंपैक्ट है जिसको देखकर ये सब किया जा रहा होगा। पहला इंपैक्ट है रेनफॉल। उन एरियाज में जहां पर पानी के स्तर में गिरावट देखी जाती है, जहां पीने का पानी नहीं हो पा रहा हो, जहां पे रिजर्वॉयर सूख चुके हो, वहां पर रेनफॉल करने के लिए ऐसा किया जाता है। दिल्ली में काफी लंबे समय से बात चल रही है कि हम क्लाउड सीडिंग करा के पानी बरसाएंगे। आईआईटी ने तो लगभग यहां पे ट्रायल्स भी कर लिए, पर सब में निराशा ही हाथ लगी क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उतना था नहीं और पानी बरसा नहीं। दिल्ली की वजह, या दिल्ली में क्या ऐसा था जिसके कारण क्लाउड सीडिंग कराना पड़ रहा था? क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है कि 700 के पार चल रहा है एक्यूआई। अगर पानी बरस जाए तो पोल्यूटेंट्स को नीचे लेकर आ जाएगा। ये कोशिश की गई पर फेल हो गया। कई बार ड्रॉट से बचने के लिए, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से बचने के लिए चाइना ने, यूएई ने कोशिश की है क्लाउड सीडिंग करने की, और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। यहां तक कि टेम्परेचर कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई दुबई में, और अर्बन वाटर रिचार्ज करने की कोशिश की गई ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर ये क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट ठीक ठाक तरीके से काम किया। पर ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए भी इसकी कवायद की गई थी, इसको चालू किया गया था, पर ये फेल हो गया। इसका मतलब है कि क्लाउड सीडिंग फूल प्रूफ नहीं है। पहला, हमारे पास क्लाउड की माइक्रोफिजिक्स को समझने का अभी तक
एडिक्वेट संसाधन नहीं है। दूसरा, टॉक्सिकोलॉजिकल इश्यूज बने रहेंगे, क्योंकि आप अगर सिल्वर आयोडाइड डालते हैं, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, अगर आप ड्राई आइस डालते हैं, तो आना सब नीचे ही है। तो हमारे स्किन पर, सॉइल में, प्लांट्स में, खाने में, पानी में, सब में ये कंटामिनेशन का कारण बन सकता है। तीसरा, अनसर्टेनिटी है कि मैं छिड़क तो दूं, पर क्या ये बरसेगा? हो सकता है ना बरसे। दूसरा, मैं छिड़क तो दूंगा क्लाउड सीडिंग से, पर हवा के कारण ये कहीं और चला जाए तो एक बाउंड्री इश्यू बन जाएगा। छिड़का आपने, बरस कहीं और रहा है, बाढ़ कहीं और आ रही है, ये भी कारण बन सकता है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बड़ी बात बनेगी। और लास्ट, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का भी हमें पता नहीं है। जिस मॉनसून को हम लोग प्राचीन काल से अभी तक समझते ही जा रहे हैं, क्या हम क्लाउड और रेनफॉल को अपने हाथ मिला सकते हैं? ये बड़ा सवाल यहां बनता हुआ दिखता है। बहरहाल बात यह है कि क्लाउड सीडिंग गारंटी तो नहीं कर सकता रेनफॉल की, पर ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जियो इंजीनियरिंग के सेक्टर और कॉन्सेप्ट में आप कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी की कुछ चीजों पर आप कैसे मीडिएट कर सकते हैं, आप कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। कई बार आपके कारण अच्छे होते हैं, पर दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। कई बार R&D के नाम पर, साइंटिफिक क्यूरोसिटी के नाम पर, साइंटिफिक लालच के कारण पर यह सब किया जाता है, जो कि दुष्प्रभाव बड़े बड़े पैदा कर सकता है। क्लाउड सीडिंग एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर इसको बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अभी भी पता नहीं है। दुबई में प्रैक्टिस ही बस किया गया था, कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। यहां तक कि जिन बड़े बड़े देशों में किया भी जाता है, वहां पर टेम्पररी बेसिस है, कोई अभी तक लॉन्ग टर्म इसका हमने नहीं सोचा हुआ है। खैर, इस सेशन से हमने आपको आज बताने की कोशिश की है कि आखिर बादल बन कैसे रहे और क्लाउड सीडिंग कहां मदद करेगा। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 24,999 रुपए में अभी तो पूरा कोर्स मिल रहा है, पर आपको बता दें कि 9 नवंबर से प्राइस हाइक हो जाएगा। तो जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई में जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने इस कीमत को सही से वो आजमाना चाहते हैं और इसका पूरा वैल्यू निकालना चाहते हैं, जुड़ जाइए। पूरा जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है 24,999 में, प्लस 4 महीने का एक्सटेंशन भी ले जाइए। कैसे? ऐप डाउनलोड करिए, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। साथ ही में आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे बैचेस चलते हैं। प्रीलिम्स का नया बैच आ रहा है, ओवर पावर हाउस, और इस पावर हाउस में हम आपको बता दें 11,999 में आपको 1 शीट पीडीएफ दिया जाएगा। टेस्ट होंगे आपके हर तीसरे दिन पे और प्रीलिम्स फोकस्ड हमारा रहेगा पूरा कंटेंट। हमारे बैचेस चालू हो गए हैं। अगर आपको देखना है कि हम पढ़ाते कैसे, तो हमारा स्पेशल क्लास का फेस्टिवल है आज, उसका अंतिम दिन है। रात में 10 बजे हम लेंगे मैपिंग की क्लास, आगे जरूर देखिएगा। और साथ ही में आपको बता दें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलता है मेंटरशिप सपोर्ट और किताबें आपके घर में डिलीवर की जाती हैं। जुड़कर देखिए, लेट्स क्रैक इट।